Hi everyone, welcome to UPSC Feed for revision कम क्रैश कोर्स ऑफ पॉलिटी। तो ये क्रैश कोर्स हम विजन आईएएस के क्विक रिवीजन मॉड्यूल से कंप्लीट करा रहे हैं। तो अगर आपको ये डाउनलोड करना है तो आप विजन आईएएस की ऑफिशियल वेबसाइट से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको ये हाईलाइटेड पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डीपीएसपी। डीपीएसपी मीन्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये डायरेक्ट करते हैं हमारी स्टेट पॉलिसी के लिए हमारे पार्लियामेंट को। कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं और कुछ होते हैं एक्शंस जो कि हम उन प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग लेते हैं। प्रिंसिपल्स जैसे आपको लोगों की सेवा करनी है एंड एक्शन इज यू वांट टू बिकम ए सिविल सर्वेंट ताकि आप लोगों की सेवा कर सको। इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन कुछ प्रिंसिपल्स डिफाइन करता है हमारी स्टेट के लिए कि जब वो पॉलिसीज बनाएं तब उन्हें इम्प्लीमेंट करें। तो क्वेश्चन ये उठता है कि उन्होंने स्टार्टिंग में ही इनको ऐड क्यों नहीं कर दिया। तो उस समय इंडिया कैपेबल नहीं था इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि इंडिया में इलिटरेसी बहुत थी, इंडिया के पास इनफ फंडिंग भी नहीं थी एंड सो ऑन। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज डीपीएसपी? डीपीएसपी इज कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसके थ्रू हम सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इंश्योर करते हैं। और इसके बाद जो सोसाइटी बनती है उसको हम बोलते हैं वेलफेयरिक सोसाइटी। अगर इन्फ्लुएंस की बात की जाए तो ये कंसेप्ट ऑफ डीपीएसपी केम फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन लिखा गया था। नेक्स्ट इज गांधीयन फिलोसफीज है। नेक्स्ट इज फ्रीडम स्ट्रगल। यहाँ से इन्फ्लुएंस होके डीपीएसपीज क्रिएट हुए हैं। तो यहाँ कुछ अमेंडमेंट्स भी गिवन है। अभी हम बात कर लेते हैं व्हाट एग्जैक्टली दीज डीपीएसपीज आर। तो इनको हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं: गांधीयन, सोशलिस्ट एंड लिबरल। गांधीयन पॉलिसीज जो हैं वो सेल्फ सफिशिएंसी, रूरल डेवलपमेंट, डिसेंट्रलाइजेशन को प्रमोट करती हैं। नेक्स्ट इज सोशलिस्ट। सोशलिस्ट में हम बात करते हैं इकोनॉमिक इक्वालिटी की, लेबर से रिलेटेड जो मिलेंगे दे विल बी द सोशलिस्ट इन नेचर, सोशल जस्टिस की। बाकी लिबरल में हम वेस्टर्न लिबरलाइजेशन की तरफ जाते हैं, जहाँ पे इंडिविजुअल राइट्स के बारे में बात होती है, एनवायरनमेंट भी इसी का पार्ट है। तो गांधीयन प्रिंसिपल्स हम रेड कलर में शो करते हैं ये इस डॉक्यूमेंट में, ब्लू कलर में सोशलिस्ट एंड ब्राउन कलर में लिबरल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कमिंग फ्रॉम आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51, ये हमारा हो गया पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हम इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 ए की बात कर चुके हैं। पार्ट ए में यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, पार्ट 2 में सिटीजनशिप, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 में फंडामेंटल ड्यूटीज। तो अभी हम बात करते हैं डीपीएसपी इन द पार्ट 4। चलिए, फर्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल नंबर 36। ये डिफाइन करता है व्हाट एग्जैक्टली इज स्टेट। तो यहाँ पे जो स्टेट है उसकी डेफिनेशन हम आर्टिकल नंबर 12 इन फंडामेंटल राइट्स से उठा लेते हैं। इसमें भी यही लिखा गया है, वट एवर इज मेंशन इन आर्टिकल नंबर 12 इज द स्टेट, सेम हियर। सेकंड इज आर्टिकल नंबर 37। यहाँ पे हमने बताया है कि दे आर नॉट एनफोर्सेबल इन एनी कोर्ट ऑफ। आर्टिकल नंबर 38, यहीं से हमारे आर्टिकल्स में ये स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट इज सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। ये हमें प्रोवाइड करना है इंडियन सिटीजन को, इंडियन पीपल को। एंड ऑल्सो यहाँ पे जो आस्ट्रिक है इट मीन्स समथिंग इज एडेड हियर। अमेंडमेंट्स हम नीचे बात करेंगे, वैसे हम बोल देते हैं कि इन इक्वालिटी के रिगार्डिंग यहाँ पे मेंशन है। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी। 39 आर्टिकल में 39 आर्टिकल्स के काफी पार्ट्स हैं, जिनमें से 39 बी एंड 39 सी आर वेरी इंपॉर्टेंट। इनके बारे में हमें पता होना ही चाहिए। एज पर आर्टिकल 39, जो रिसोर्सेज हैं एक सोसाइटी में उन्हें हमें ऐसे डिवाइड करना चाहिए ताकि कॉमन गुड को प्रमोट किया जा सके। आर्टिकल नंबर 39 सी बात करता है कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को सिर्फ कुछ ही हाथों में नहीं होनी चाहिए, हमें प्रिवेंशन करनी है कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ की। आर्टिकल नंबर 39 कैपिटल ए बात करता है फ्री लीगल एड की टू पुअर पीपल। आर्टिकल नंबर 40 में
पंचायत के रिगार्डिंग बात है। देखो पंचायत आ गया एंड इट इज इन रेड कलर। रेड कलर मीन्स इट इज रिलेटेड टू गांधीयन फिलोसफी। और बाकी के 38, 39, 39A दे आर सोशलिस्ट इन नेचर। कमिंग फॉरवर्ड आर्टिकल नंबर 41। 41 बात करता है वेलफेयर गवर्नमेंट की, जिसके थ्रू राइट टू वर्क, एजुकेशन ये सब प्रोवाइड किया जाता है एंड असिस्टेंस टू ओल्ड, सिक एंड डिसेबल्ड एज वेल। तो इसके थ्रू हमने आरटीई जो राइट टू एजुकेशन है और मनरेगा ये सब इम्प्लीमेंट किया है। आर्टिकल नंबर 42 दैट इज जो एनवायरनमेंट है दैट शुड बी गुड इनफ फॉर अ पर्सन टू वर्क। जैसे कि ह्यूमन वर्क एनवायरनमेंट होना चाहिए। लाइक सीवर साफ करना अगर है तो उसे मशीन की हेल्प से साफ करें। नेक्स्ट इज मैटरनिटी रिलीफ। इसके लिए हमने जननी सुरक्षा योजना इम्प्लीमेंट की। आर्टिकल नंबर 43 ये बात करता है लिविंग वेजेस की, जिसके लिए मिनिमम वेजेस एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ। और डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ ये तो होना ही चाहिए लोगों का। ऑल्सो यहाँ पे कोटेज इंडस्ट्री के बारे में भी बात की गई है एंड दिस इज अ गांधीयन प्रिंसिपल। तो 43 दोनों का पार्ट है, सोशलिस्ट एंड गांधीयन एज वेल। और हाँ एक बात और, ये जो तीनों डिवीजन है ये कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। इन्हें हम डिवाइड करते हैं कि एज पर दीज प्रोविजंस ये किस में लाई करेंगे। नेक्स्ट इज आर्टिकल नंबर 43A। यहाँ बात की जाती है कि जो वर्कर्स हैं दे शुड पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्री। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये प्रिवेंट करेगा मैनेजमेंट को ऐसे रूल्स बनाने से जो कि वर्कर्स के अगेंस्ट हों। आर्टिकल 43B बात करता है प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव्स की। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसको पक्का रट लेना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिफॉर्म सिविल कोड बात करता है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, सबके लिए रूल सेम होना चाहिए। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। नेक्स्ट इज आर्टिकल नंबर 45 अर्ली चाइल्डहुड केयर के बारे में एंड एजुकेशन, दैट इज फॉर लेस देन 6 years ऑफ एज। इसमें अमेंडमेंट की गई है। अमेंडमेंट और वी कैन से इट हैज बीन रीराइटेड। अर्लियर कुछ और मेंशन था, वो भी हम अमेंडमेंट वाले सेक्शन में बात करें। नेक्स्ट इज आर्टिकल नंबर 46। यहाँ पे हम बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब या फिर अदर वीकर सेक्शंस की, कि उनके एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए उनके लिए कुछ रूल्स बनाए जा सकते हैं। आर्टिकल नंबर 47 ये बात करता है न्यूट्रिशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पब्लिक हेल्थ के बारे में। और यहाँ हम बात करते हैं कि इंटॉक्सिकेशन को हमें रिड्यूस करना है। आर्टिकल नंबर 48 बात करता है कि एग्रीकल्चर में हमें साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक मेथड से करना होगा। नेक्स्ट इज एनिमल हस्बेंड्री को भी प्रमोट करना होगा। आर्टिकल नंबर 48A बात करता है एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की। इसके लिए हमने काफी सारे एक्ट्स भी बनाए हुए हैं, जैसे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1972 एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज आर्टिकल नंबर 49 कि जो नेशनल इम्पोर्टेंस के लिए कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं हमारे, कुछ जगह हैं, प्लेसेस हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, हमें उन सबको प्रोटेक्ट करना चाहिए। आर्टिकल नंबर 50 में बात हुई है कि जो जुडिशरी है उसे हमें सेपरेट रखना होगा एग्जीक्यूटिव से। जैसे कि आप एग्जाम क्लियर करके आईएएस बन जाएंगे, दैट विल बी ए पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। तो आपके पास जुडिशरी पावर नहीं होनी चाहिए, जुडिशियल पावर। नेक्स्ट इज आर्टिकल नंबर 51, दिस इज द लास्ट वन। यहाँ पे हम बात करते हैं टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। चलिए अभी बात कर लेते हैं अमेंडमेंट्स की। आर्टिकल नंबर 38 क्लॉज 2 में हम बात करते हैं कि इन इक्वेलिटी को हमें कम करना चाहिए इन इनकम। आर्टिकल नंबर 39 क्लॉज एफ में हम चिल्ड्रन के ग्रोथ की बात करते हैं और उनके एक्सप्लॉयटेशन को प्रिवेंशन की बात करते हैं। आर्टिकल नंबर 39 कैपिटल ए में फ्री लीगल एड टू पुअर पीपल की बात है। आर्टिकल नंबर 43 कैपिटल ए में वर्कर्स का पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। ये चीजें हम देख चुके हैं। आर्टिकल 43 बी भी हमने देख लिया था, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के रिगार्डिंग है। आर्टिकल नंबर 45 में पहले जो वर्डिंग्स थी दैट वाज द फ्री एजुकेशन टिल 14 ईयर ऑफ एज। लेकिन आर्टिकल नंबर 21 कैपिटल ए आया 86 अमेंडमेंट है और वहां पे ये फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर दी 6 to 14 ईयर ऑफ एज के बच्चों को।
तो फिर जो ये टेक्स्ट है इसको हमने मॉडिफाई कर दिया आर्टिकल नंबर 45 में और बोला अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर लेस देन 6 years ऑफ एज, क्योंकि 6 to 14 के लिए हमने पहले से ही लॉ बना दिया। तो अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लें। तो लुकिंग एट कैरेक्टरिस्टिक्स ये बताते हैं कि जो स्टेट जब रूल्स बनाएगी तो उन्हें किन आइडियाज को फॉलो करना है। सेकंड पॉइंट इज दे आर नॉट इनफोर्सिबल, अगर ये वोलेट होते हैं तो पर्सन कैन नॉट गो टू। थर्ड इज ये लिमिट करती है आर्बिट्रेरी पावर ऑफ स्टेट। फोर्थ, एम्प्लीफिकेशन ऑफ प्रीएम्बल विजन। तो प्रीएम्बल का विजन है, प्रीएम्बल में जो पॉइंट्स मेंशन है उनको एम्प्लीफाई करता है, उनको और ज्यादा अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट इज ये एक मॉरल एब्लिगेशन की तरह है जो स्टेट को फॉलो करनी है। नेक्स्ट इज क्रिएटिंग ए वेलफेयरिस्ट स्टेट, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ डीपीएसपी on the basis of Gandhian, socialist, and liberalism. Next is classification of DPSP. गांधीयन, सोशलिस्ट एंड लिबरलिज्म, ये तीनों की बात हम कर चुके हैं। यहाँ पे काफी अच्छे से मैंने सारे आर्टिकल्स को ऐड कर दिया है, तो आप इनको देख सकते हैं। बाकी हम इनको ऊपर सबको कंप्लीट कर चुके हैं। कमिंग टू द मेंस इशू, वैसे तो ये मेंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है बट थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी देख लेते हैं। व्हाट आर द रीजंस फॉर नॉन इन्फोर्सेबिलिटी। देखो, इंडिया के पास रिसोर्सेज की काफी कमी थी, इलिटरेसी भी बहुत ज्यादा थी, और जो पार्टीशन है, डाइवर्स सोसाइटी सेक्शन थे, तो ऐसे केसेस में इम्प्लीमेंट करना दैट वाज वेरी डिफिकल्ट। यूनिफॉर्म सिविल कोड हमें पता होना चाहिए। हमारे पास कुछ क्रिमिनल लॉज होते हैं और कुछ होते हैं सिविल लॉज। क्रिमिनल लॉज के लिए लॉज सेम है, देयर इज नो डिस्टिंक्शन फॉर द रिलीजन। रिलीजन के बेस पे कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं है। और सिविल लॉज में भी कुछ लॉज आते हैं, जैसे कि सिविल प्रोसीजर कोड, जिसे हम भारतीय न्याय संहिता बोलते हैं। पहले होता था इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसका नाम अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गया है। तो ऐसे केसेस में भी कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें कुछ पर्सनल लॉज की, जैसे यहाँ पे भी मेंशन है, दीज आर पर्सनल लॉज, जैसे मैरिज, डाइवोर्स, एडॉप्शन, इनहेरिटेंस, या फिर मेंटेनेंस। तो ऐसे केसेस में रिलीजन, हर रिलीजन के अपने अपने कुछ रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग ये सब फॉलो होता है। So what uniform civil code will do is there will not be any distinction on these laws as well. रिलीजन के बेस पे कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं मिलेगी और सबके लिए रूल सेम होगा। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड वोलेट करता है हमारे राइट टू रिलीजन को। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सारे ही जो केसेस हैं, दीज आर नॉट रिलीजियस मैटर्स, ये पर्सनल मैटर्स हैं। तो जो आर्ग्यूमेंट हमारे पास आती है इन फेवर ऑफ यूसीसी, दैट इज ये इक्वेलिटी बिफोर लॉ इम्प्लीमेंट करेगा, ये विमेन एम्पावरमेंट को फैसिलिटेट करेगा, वोट बैंक पॉलिटिक्स कम करेगा, और जो खाप पंचायत हैं उनका रोल भी कम करेगा, मॉडर्नाइज सोसाइटी बनाएगा। और आर्ग्यूमेंट्स जो अगेंस्ट दिस यूसीसी हैं, दैट इज हमारी एक लंबी हिस्ट्री रही है पर्सनल लॉज की, उन्हें छोड़ना थोड़ा मुश्किल होगा। कंसेंसस बनाना लोगों में, दैट विल आल्सो बी वेरी डिफिकल्ट। पॉलिटिकल विल भी नहीं होती है, क्योंकि वोट कम मिलने का खतरा लगता है। ऑल्सो ऐसे लॉज को ड्राफ्ट करना भी बड़ा मुश्किल है, कि इतने सारे रिलीजन हैं इंडिया में, उन सब के लिए सिमिलर लॉ बनाना इज वेरी चैलेंजिंग। तो ये आपके लिए एक क्वेश्चन है कि कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सी वो स्टेट है, इंडियन स्टेट, जिसने रिसेंटली अभी जनवरी में यूसीसी इम्प्लीमेंट किया है, और क्या वो इकलौती स्टेट है जिस जहां यूसीसी इम्प्लीमेंट हो चुका है, या फिर कोई ऐसी दूसरी स्टेट भी है जहां पे यूसीसी पहले से ही इम्प्लीमेंटेड है। तो चलिए आगे बढ़िए, हम चेक करते हैं व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन। फर्स्ट वन इज डीपीएसपी हमने आयरलैंड से इन्फ्लुएंस होके लिया है, फंडामेंटल राइट्स को यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन से इन्फ्लुएंस्ड है। सेकंड इज डीपीएसपी आर नॉन इन्फोर्सिबल, फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सिबल।
ये सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं। यहाँ पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स की बात है। ये ग्रुप सेंट्रिक है, यहाँ पे इंडिविजुअल राइट्स की बात है। ये पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है एंड दीज आर फॉर इंडिविजुअल। क्रिटिसिज्म क्या है? ये नॉन इन्फोर्सिएबल है, लॉजिकली अरेंज नहीं है, क्लैरिटी कम है, रिएक्शनरी इन नेचर है, फंडामेंटल राइट्स के साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट होता है। सिग्निफिकेंस, ऑल दिस इज रिलेटेड टू मेंस, हमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहिए। तो चलिए, ये जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट है विद फंडामेंटल राइट्स, इसके बारे में हम जल्दी से देख लेते हैं। तो देयर इज अ डिफरेंट डॉक्यूमेंट जिसमें हम बात करेंगे। सो कमिंग हियर, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स। तो फर्स्ट हमारे पास आता है चंपकम दुराई राजन केस। यहाँ पे मद्रास गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन। ये रिजर्वेशन उन्होंने डीपीएसपी के अकॉर्डिंग इंप्लीमेंट किया था, क्योंकि डीपीएसपी में मेंशन है एज पर द आर्टिकल नंबर 46 फॉर द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस। हम ऐसे रूल्स बना सकते हैं, लेकिन चंपकम दुराई राजन को एडमिशन नहीं मिला। शी वॉज ए ब्राह्मण गर्ल। तो उन्होंने कोर्ट में केस किया कि उनके आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 15 को वोलेट किया जा रहा है। ये दोनों ही फंडामेंटल राइट्स हैं। आर्टिकल नंबर 14 बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ की, आर्टिकल नंबर 15 बोलता है कि रिलीजन, कास्ट एक्सेट्रा के बेस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला चंपकम दुराई राजन के फेवर में आया और उन्होंने बोला कि फंडामेंटल राइट्स विल प्रिवेल ओवर डीपीएसपी। नेक्स्ट केस आता है गोलकनाथ केस, जहाँ पे पंजाब गवर्नमेंट ने लैंड सीलिंग लॉज बनाए। एंड फाइनली जस्ट हम लास्ट फाइनल एग्जांपल देख लेते हैं, बिकॉज वी आर लर्निंग इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रीलिम्स। पार्लियामेंट ने बोला फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं किया जा सकता। री केरला एजुकेशन बिल केस में सुप्रीम कोर्ट ने हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन के बारे में बात की। उन्होंने बोला कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, डीपीएसपी बोथ आर इम्पोर्टेंट, क्योंकि डीपीएसपीज भी एक वेलफेयर सोसाइटी क्रिएट करने में मददगार है। बिना इनके हम नहीं कर पाएंगे। तो हमें रूल्स ऐसे बनाने हैं कि किसी का फंडामेंटल राइट भी वोलेट ना हो और डीपीएसपीज भी इम्प्लीमेंट हो जाए। लेकिन इन केस अगर इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो फंडामेंटल राइट विल प्रिवेल ओवर डीपीएसपी। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास किए दो बिल्स, बैंक नेशनलाइजेशन एक्ट 1969, प्राइवेसी पर्सेस एबोलिशन एक्ट ऑफ 1971। ये दोनों भी डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए थे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला एज पर द री केरला एजुकेशन बिल दीज बोथ एक्ट्स आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल। फिर गवर्नमेंट ने पास किया 24th अमेंडमेंट एक्ट इन 1971 और उन्होंने बोला कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है। नेक्स्ट इट वाज दे इंट्रोड्यूस्ड आर्टिकल 31C और इसमें बात की गई डीपीएसपी के दो आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 39B एंड 39C की वैल्यू ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू फंडामेंटल राइट्स 14, 19 एंड 31। आर्टिकल नंबर 39B में बात की जाती है कि जो हमारे मटेरियल रिसोर्सेज हैं उनको हमें इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि वो कॉमन गुड को प्रमोट करें। एंड आर्टिकल नंबर 39C बात करता है कि जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है वो सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम ऐसा कोई लॉ बना रहे हैं तो उनकी वैल्यू ज्यादा होगी when we compare it to the fundamental right 14, 19 and 31. And another one उन्होंने बोला कि जस्ट जुडिशियल रिव्यू भी अवेलेबल नहीं होगा कि इन ऐसे केसेस में अगर किसी के राइट्स वोलेट हो रहे हैं तो वो कोर्ट नहीं जा सकते। फिर इसी पे केस हुआ एंड 1973 में केशव नंदा भारती केस में एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन बना। इसके बारे में हम डिटेल में पहले ही बात कर चुके हैं। मेन थिंग इज सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को वो अमेंड नहीं कर सकते। व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन वी ऑलरेडी नो, एंड इफ यू डोंट नो प्लीज गो बैक टू द प्रीवियस वीडियोस, वी हैव एक्सप्लेन्ड इट वेरी वेल। नेक्स्ट पॉइंट इज दे इंश्योर्ड टू द बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी। वो कैसे? उन्होंने बोला कि जो डीपीएसपी 39B एंड 39C वाला जो क्लोज है दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल, दे हैव मोर पावर देन फंडामेंटल राइट्स।
लेकिन जुडिशियल रिव्यू फिर भी अवेलेबल होगा, पर्सन कैन गो टू कोर्ट। फिर गवर्नमेंट ने पास किया 42nd अमेंडमेंट एक्ट, और उन्हें लगा कि अभी तो 39 बी एंड 39 सी की बात थी, अभी हम 39 सी में डाल देते हैं कि सारे डीपीएसपीज की वैल्यू फंडामेंटल राइट 14, 19, 31 से ज्यादा होगी। और एक अमेंडमेंट और आई, 44th अमेंडमेंट एक्ट, यहाँ पे राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि आर्टिकल नंबर 19(1)(f) एंड आर्टिकल नंबर 31 में मेंशन थी, उनको रिमूव कर दिया। फिर मिनर्वा मिल केस आया, और वहां पे दोबारा से हार्मनी की बात हुई बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी, और जजमेंट ये आया कि जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट है, दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, एंड व्हाटएवर वाज अर्लियर, दैट इज 24th अमेंडमेंट एक्ट, दैट विल प्रिवेल। फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी के बीच में बैलेंस बना रहेगा, नहीं तो जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट है, दैट इज डिस्टर्बिंग द बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अभी हम बात कर लेते हैं कि कुछ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीपीएसपी, जैसे मनरेगा एक्ट है, राइट टू एजुकेशन है, मैटरनिटी बेनिफिट्स दिए जाते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल एक्ट, ये सारे के सारे एक्ट एज पर डीपीएसपी हैं। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ डीपीएसपी। डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए जो डीपीएसपीज हैं वो बनाए गए हैं। अगर विमेन की बात करें तो इक्वल राइट ऑफ लाइवलीहुड की बात की गई है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क मेंशन्ड है, इक्वल जस्टिस, फ्री लीगल सर्विस, फ्री लीगल एड, ह्यूमन वर्क कंडीशन, मैटरनिटी रिलीफ, ये सब चीजें मेंशन्ड है। यहाँ पे न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रेज करने के बारे में भी बात है, एजुकेशन ऑफ द वीकर सेक्शंस। फिर अगर हम बात करें एससी एंड एसटी के बारे में, तो उनके लिए भी आर्टिकल नंबर 46 है, जहाँ पे एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करने की बात की गई है। और पंचायत आर्टिकल नंबर 40 है कि सेल्फ गवर्नमेंट के लिए हमें विलेज पंचायत को फॉर्म करना है। नेक्स्ट इज फॉर ओल्डर पीपल, इनके लिए आर्टिकल नंबर 41, दैट इज वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस में स्टेट के पास पावर है कि वो रूल बना सकते हैं फॉर ओल्डर एज, सिक पीपल, डिसेबलमेंट पीपल, ताकि वो एक डिसेंट जिंदगी जी पाए। नेक्स्ट इज दिव्यांगजन, दिव्यांगजन के लिए भी सेम आर्टिकल काम आता है बिकॉज ऑफ डिसेबलमेंट एज वेल। नेक्स्ट इज आर्टिकल नंबर 46, जो ओल्डर पीपल के लिए है कि वीकर सेक्शंस के लिए गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है। नेक्स्ट कमिंग टू एनवायरनमेंट, इनके लिए आर्टिकल 48A है कि स्टेट के पास पावर है improve the environment, safeguard forest, wildlife sanctuary, के लिए they can make rules. For children, right to be protected from being abused या forced labor। और हम बात कर लेते हैं कि लोगों की एज और स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ही वो काम कर पाए। नेक्स्ट इज इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्डहुड एंड यूथ अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन, ये आर्टिकल नंबर 39F में मेंशन है। ऑल्सो राइट टू अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन, ये हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, यहाँ स्टेट को निर्देश दिए जाते हैं कि मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस पे हमें अपने एग्रीकल्चर को ऑर्गेनाइज करना हो और एनिमल हस्बेंड्री को भी, तभी हम आगे जाके इंडियन एग्रीकल्चर को प्रमोट कर पाएंगे। ऑल्सो ये प्रोहिबिट करता है स्लोटर को, काउज, कल्स, जो अदर मिल्च और ड्रॉट कैटल्स हैं। मिल्च मीन्स प्रोड्यूसिंग मिल्क एंड ड्रॉट मीन लोड बियरिंग एनिमल्स। दोस्तों, ये था डीपीएसपी का क्विक रिवीजन मॉड्यूल, जो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और हाँ, ऐसे ही और रिवीजन सेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यूपीएससी फीड हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसे ज्वाइन करें फॉर एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल एंड अपडेट्स। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।